सास गुस्से से बोली, बहू तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? थोड़ा संभल कर काम नहीं कर सकती? क्या जानती भी हो कितना महंगा डिनर सेट था यह, और तुमने इसे तोड़ कर रख दिया। तुम्हारे बाप के घर में तुमने देखा भी नहीं होगा कभी ऐसा डिनर सेट। यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं आया है, सब मैंने अपने पैसे से खरीदा है। वैसे भी तुम्हारे पिता ने दहेज में तुम्हें ज्यादा कुछ दिया नहीं, हमारे अरमानों पर तो पानी ही फेर कर रख दिया। तुम्हारे मायके वालों ने, अगर हम पहले ही जानते कि तुम्हारे मायके वाले इतने करीब है तो कभी आशीष का रिश्ता तुम्हारे संग नहीं जोड़ते। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितनी मिताली की सास उसको सुना रही थी। मिताली के हाथों से डिनर का सेट एक थाली गिर जाने से सासू माँ के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर मिताली का दिल ही टूट गया। शादी को अभी एक हफ्ता ही तो हुआ था और इतनी जल्दी ससुराल में ताने सहने पड़ेंगे, मिताली ने कभी सोचा भी नहीं था। तभी अंदर कमरे में छोटी ननद मीनू ये सब सुनकर बाहर आकर बोली, माँ ये रिश्ता तो अब जैसे तैसे हो गया, हम अब कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, दूसरे भाई अमन के लिए बहुत सोच समझ कर रिश्ता करेंगे। भगवान करे मेरी दूसरी भाभी दिखने में बहुत सुंदर हो और दहेज भी तगड़ा लेकर आए, ताकि हमारे सर गर्भ से ऊंचा हो सके। देवर अमर कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं आशीष भैया की तरह इतना सीधा नहीं हूँ जो गरीब घर की लड़की ले आऊंगा। मैं तो ऐसी जगह शादी करूंगा जो लोग मालामाल भी हो और लड़की देखने में भी कई गुना सुंदर हो। मिताली ने पति आशीष की तरफ देखा। आशीष बिल्कुल चुप थे। मिताली के आंसू लुढ़क कर गालों पे आ गिरे, मगर कोई चुप करने तक नहीं आया। वैसे भी उन लोगों से क्या उपेक्षा करना जो इतने कड़वे शब्द बोलते हो। मिताली का पूरा दिन गुमसुम बीता। रात को जब आशीष कमरे में आए और मिताली को उदास देखा तो वे बोले, घर वालों की बातों को दिल पे मत लगाओ मिताली, वे लोग बहुत लालची है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर का गठबंधन जोड़ा है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? मिताली ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। कभी देवर अमन, कभी ननद, तो कभी सास, कुछ न कुछ मिताली को कहते ही रहते थे। अब तो हर दिन मिताली का जीवन उदास भरा ही बीतने लगा। बस एक बात की खुशी थी, जिससे शादी हुई थी वह इंसान बहुत ही अच्छा था। आशीष शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वो घर में कुछ झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए खुद ही शांत रहते थे और मिताली को भी शांत रहने कहते थे। जिस तरह दिन महीने साल बीत गए, मगर आज तो घर वालों ने हद कर दी। घर के जेवर गायब होने पर मिताली से पूछताछ शुरू कर दी और ताने देकर सुनाने लगे कि तुमने ही चुराई है। अब आशीष तिलमिला उठा और अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाने के विरोध में बोले, आज तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था, मगर बस अब बहुत ही हो गया। आप लोग मेरी मिताली पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? यह बेचारी हर रोज सब कुछ सुनकर भी चुप रही, एक शब्द नहीं बोली। शायद यही वजह है कि आप लोगों की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है। चलो मिताली, अब हम यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकेंगे। इतना बोलकर आशीष ने अपना और मिताली का सामान पैक करना शुरू कर दिया। वे दोनों घर छोड़कर चले गए और एक किराए के घर में रहने लगे। थोड़े दिनों में छोटे भाई अमन की भी शादी का कार्ड मिला, मगर घर में कोई फोन नहीं आया तो मिताली आशीष से बोली, जो भी हुआ हम भूल जाते हैं। अमन की शादी में हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आखिर आप उसके बड़े भाई हैं। आशीष बोला, घर वालों को भी तो ऐसा लगना चाहिए था, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। सिर्फ कार्ड भेजने से क्या मैं चला जाऊंगा? क्या अब मैं इतना पराया हो गया हूँ कि कोई मुझे फोन करने को तैयार नहीं है? आशीष नहीं माना और फिर वे लोग शादी में नहीं गए। 2 महीने बाद सासू माँ का मिताली को फोन आया। वह बोली, जो हुआ सब भूल जाओ और अपने घर फिर से वापस लौट आओ। पहले तो मिताली समझ नहीं पाई कि अचानक सासू माँ इतना प्यार क्यों बरसा रही है। उसने सब बातें आशीष को बताए। आशीष को भी सुनकर हैरानी हुई और आखिर मिताली के समझाने और मनाने पर आशीष घर चलने को तैयार हुआ। मिताली घर आई और पहली बार देवरानी सिमी से मिली और सोचने लगी, घर वालों और देवर जी ने जैसा चाहा था वैसी लड़की मिली है। देखने में सिमी बहुत ही सुंदर थी और दहेज भी तगड़ा लेकर आई थी। 2 दिनों में ही मिताली समझ गई कि देवरानी घर में किसी की भी सुनती नहीं है, बल्कि अपना हुक्म चलाती है। घर का एक काम भी नहीं करती है और सभी को जो मन में आया वो बोल देती है। मिताली ने आकर जैसे रसोई संभाली, सभी घर वाले खुश हो गए, जैसे शायद सभी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कब मिताली वापस आ जाए। मिताली सीधी सादी जरूर थी, मगर बेवकूफ नहीं थी। आज भी घर वालों ने उसे सिर्फ जरूरत के लिए याद किया था। उन्हें जैसी बहू चाहिए वैसी बहू तो वो ले आए थे, मगर ये दूसरी बहू सभी को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। मिताली को यह भी पता चला
घर वालों ने सिम्मी की सुंदरता दहेज की बहुत तारीफ कर रखी थी और वही मिताली का तो कोई नाम तक नहीं लेना चाहता था। मगर आज फिर से अपने स्वाद को पूरा करने के लिए सभी मिताली से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। आशीष भी सब कुछ समझ चुका था। आशीष मिताली से बोला, तुम सब कुछ देखकर भी इतनी अनजान क्यों बन रही हो? मिताली बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? आशीष बोले, इन लोगों ने हमें बस यहाँ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बुलाया है। उनकी दूसरी बहू सिम्मी ना तो रसोई में कुछ मदद करती है और ना ही किसी सीधे मुंह बात करती है, इसलिए इन्हें अब तुम्हारी याद आई है। मिताली बोली, आशीष मैं भी सब कुछ समझ चुकी हूँ, मगर ऐसी हालत में हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो यह लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आशीष बोले, सच में तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया, जो सब कुछ जानते हुए मेरे घर वालों के बारे में कितना सोच रही हो। और एक मेरे घर वाले हैं जिसने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे घर वाले कितने लालची हैं, कभी भी उन लोगों ने तुम्हें वह सम्मान नहीं दिया जो तुमके इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मिलना चाहिए था। लेकिन आज भी तुम इन लोगों के लिए इतना कुछ करती हो और मेरी नजर में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है। मिताली, मैं तुम्हारे इस काम को कभी नहीं भूलूंगा। मिताली बोली, आप कैसी बातें करते हैं? हमारे ये गठबंधन इतना मजबूत है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता और हमें हर मुश्किलों का सामना साथ मिलकर करना है। अचानक अमर और सिम्मी के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सभी कमरे की ओर दौड़े तो देखे सिम्मी अपना सामान लिए बाहर निकल रही थी। सासू माँ बोली, बहू क्या हो गया? तुम ऐसे सामान लेकर कहाँ जा रही हो? सिम्मी बोली, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ। मैं इस गठबंधन और 7 फेरों से अपने आप को आजाद करती हूँ। और हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज में जो भी चीजें दी है वह सब वापस कर देना। मेरे पापा जल्द ही कुछ नौकर भेजेंगे, मेरा एक एक सामान लौटा देना। अमन ने सिम्मी का पैर पकड़ लिया और सास रोने लगी और ननद बोली, भाभी रुक जाओ, आप जैसे चाहोगे वैसा ही होगा, मगर आप ऐसे घर छोड़कर ना जाए। सास बोली, बहू हमारी कितनी बदनामी होगी अगर तुम ऐसे चली गई तो। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या हमने तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका दिया जो तुम घर छोड़कर जा रही हो? सिम्मी बोली, मैं एक ही शर्त पर रुकने को तैयार हूँ कि मैं और आपका बेटा अपने अलग घर में रहेंगे। मैं संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। मेरे मम्मी पापा पास इतने पैसे कि मैं अपने लिए 10 नौकर रख सकती हूँ और यहाँ पर क्यों सबके साथ रहूं? अमन ने भी सिम्मी का साथ दिया और वो बोला, सिम्मी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लिए घर छोड़ने को तैयार हूँ। और दोनों साथ चले गए। आज सासू माँ माथे पर हाथ रख एक जगह बैठ गई। उन्होंने दुख भरी नजरों से मिताली की तरफ देखा। मिताली आज भी यूं ही चुपचाप खड़ी थी जैसे वो पहले खड़ी रहा करती थी। सासू माँ मिताली के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं हीरो को पत्थर और पत्थर को हीरा समझी, मगर आज मुझे एहसास हो गया कि तुम ही हमारे घर की असली हीरा हो। सिमी अपना सारा सामान लेकर अमन को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। सास फिर ने भी ना अमन को बुलाया और ना ही सिमी को वापस बुलाया, क्योंकि उन्हें हीरे और पत्थर के बीच का फर्क जो समझ आ गया था। वह बोली, हीरा जिस तरह दूर से चमकता है उसी तरह सिमी भी मुझे दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देती थी, जबकि मिताली तो उस पत्थर के समान हो जिसे उठाकर जिस जगह पर रख दो वहीं पर उसकी कीमत अनमोल हो जाती है। अब मुझे एहसास हो गया था कि मिताली बहू को मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। मैंने तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन तुमने कभी पलट कर कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि पलट कर जवाब देना तुम्हारे संस्कार में ही नहीं थे। सासू माँ अब जब कभी अपने छोटे बेटे अमन को फोन करती तो अमन ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वह सिमी से बहुत ही डरता था और उसे हमेशा यही लगता था अगर सिमी को गलती से पता चल गया कि घर वालों से बात करता हूं तो वह हमेशा के लिए मुझे छोड़ ना दे। अब सासू माँ मिताली की हर बात को मानती थी और उसे अपने दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि छोटी बहू ने जाकर सासू माँ की आंखें खोल दी थी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।